हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। और आज उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत दोस्तों हम नैनीताल जनपद पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने नैनीताल जनपद में पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो कि नैनीताल जनपद से संबंधित बेसिक फैक्ट हमने उसमें जाने थे। और आज की इस वीडियो में हम नैनीताल जनपद को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ साथ में नैनीताल जनपद में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बोला था कि जिला दर्पण का जो ये सीरीज रहेगी हमारी, इसमें आपका उत्तराखंड का लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको उत्तराखंड में 40 मार्क्स का पोर्शन देखने को मिल रहा है तो उसमें से 20 मार्क्स इन 13 जनपद की हमारी 30 या 40 जितनी भी वीडियोज होंगी उसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इन जनपदों को काफी अच्छी तरीके से करना है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको सारी चीजें याद हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ते हुए जरूर चलना, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि सर डाटा बहुत हो रहा है, इतना कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब आपको क्लियर करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो इनको ये चीजें काफी ज्यादा लगेंगी, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों को एक बार, दो बार या 3 बार पढ़ देंगे ना, तो तब आपके दिमाग में ये चीजें अपने आप ही सेव हो जाएंगी। और अगर आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिल गया, क्योंकि आप एक बार मेरी बातों को सुन रहे हैं, दोबारा उसे कॉपी में लिख रहे हैं और एक बार या 2 बार अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हैं और एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस में उस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें याद आ जाएंगी। रट्टा मारने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें और चीजों को समझते हुए जितना अच्छा चलेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। रीड करें, रीड जरूर करें। याद नहीं भी हो रहा है तो रीड करते हुए चलें दोस्तों, यानी कि रिवाइज करते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो उसकी ज्यादा दिक्कत मत लीजिए, आप बस ये 13 जनपद काफी अच्छी तरीके से पढ़ें। और क्योंकि इन जनपदों में आपका देखिए हिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, ज्योग्राफी का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर का भी थोड़ा बहुत आपका पोर्शन कंप्लीट होगा। उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न यूपी प्लस से पूछता है, सारे नए प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके यहां से कवर अप होंगे। तो चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इससे पहली वीडियो में हमने दोस्तों नैनीताल जनपद के बारे में पढ़ा था और नैनीताल जनपद की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1891 ईस्वी को। और नैनीताल की खोज किसने की थी दोस्तों? पी बैरन या पीटर बैरन नामक व्यक्ति ने 18 नवंबर 1841 को क्या की थी? नैनीताल की खोज करी थी, जो कि चीनी शाहजहांपुर चीनी फैक्ट्री मिल का मालिक था और रोजमर्रा शराब फैक्ट्री का मालिक था कौन? पी बैरन। एक यूरोपीय यात्री था कह सकते हैं आप। और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाला या पैदल यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री भी कौन था? पी बैरन ही था, जो कि पिलग्रिम नेम से क्या लिखता था? अपने लेख लिखता था। और इसका जो नैनीताल में स्थित भवन है उसे पिलग्रिम भवन या पिलग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। नैनीताल जनपद की स्थापना 15 अक्टूबर 1891 को होती है और नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल था 4251 किलोमीटर स्क्वायर। लिंगानुपात था 934, जनघनत्व था 225, शिशु लिंगानुपात 902, 10 की वृद्धि दर थी 25.13%। कुल वन क्षेत्रफल था यहाँ का 72.64%। और उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला और सर्वाधिक 1% वाला जिला भी हमारा कौन सा है? नैनीताल जनपद ही है। नैनीताल को दोस्तों सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, ऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर, तालु का शहर, कुमाऊं या भारत का वेस्टमोरलैंड, भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट, छकाता क्षेत्र, सृष्टिघाट क्षेत्र, सप्तभृंग क्षेत्र और पहाड़ पर पानी का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल एक अंतर्राज्यीय जिला है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता था, अंतर्राज्यीय सीमा। और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सबसे कम सीमा साझा करने वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जनपद भी कौन सा है? नैनीताल ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक जनपद दोस्तों कौन सा? बिजनौर जनपद क्या करता है? नैनीताल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद और नैनीताल जनपद सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के। हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से ही नैनीताल अपनी सीमा भी साझा करता है। तो इस प्रकार से भी आपसे अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैनीताल जिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद से अपनी सीमा साझा करता है? तो बिजनौर जनपद से वो अपनी सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों नैनीताल जनपद के उत्तर में अल्मोड़ा स्थित था, दक्षिण में इसका उधमसिंह नगर स्थित था, पूर्व में नैनीताल जनपद के चंपावत स्थित है और पश्चिम में इसके स्थित था क्या? पौड़ी गढ़वाल। यानी कि 4 अन्य जो हमारे जिले थे उनके साथ ही आंतरिक सीमा साझा करता था। इन सभी पॉइंटों के बारे में हमने अच्छी तरीके से बात कर ली थी। और नैनीताल जनपद में 8 ब्लॉक, 9 तहसीलें तथा 6 विधानसभा क्षेत्र स्थित थे। इसी के साथ साथ नैनीताल जनपद में ही एक उप तहसील भी स्थित थी। नैनीताल अंतर्राज्यीय जिला है, ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं सारे। इतनी चीजें हमने कल पढ़ी थी। इसके साथ में हमने नैनीताल की खोज के बारे में पढ़ा था कि पीटर बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की जाती है, जो कि रोजमर्रा शराब फैक्ट्री का मालिक होता है। और 18 नवंबर 1841 को नैनीताल की खोज पीटर बैरन के द्वारा की जाती है। पीटर बैरन ने नैनीताल का एक क्षेत्र दोस्तों थोकदार नरसिंह बोरा के अधिकार क्षेत्र से छीना था और बंदूक की नोक पर उसने इस क्षेत्र को छीना था। और पीटर बैरन ने सबसे पहले दोस्तों नैनीताल की खोज के बारे में इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र में बताया था, जो कि 1842 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। उससे पहले मैंने
मैंने आपको बताया कि विलियम ट्रेल, जो कि हमारे द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर थे या प्रथम वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने नैनीताल झील को देख लिया था, लेकिन उन्होंने उसकी गोपनीयता को किसी के सामने बताया नहीं। एक हमारे यात्री होते हैं वर्नर हाफ माइस्टर, उनके द्वारा भी 1845 में नैनीताल झील का वर्णन किया गया है। नैनीताल को दोस्तों स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में त्रिऋषि सरोवर यानी कि 3 ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। 3 ऋषि कौन थे? अत्रि, पुलस्त्य और पुलह। ये कहां जा रहे थे? गर्गांचल की यात्रा पर थे। यहाँ पर इनको एक क्षेत्र अच्छा लगता है, इनको यहाँ पे पानी प्यास लगती है, तो इनको यहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है, जिस कारण ये अपने त्रिशूल से गड्ढा करके उसमें मानसरोवर झील की 1-2 बूंदें डालते हैं और ये पूरी झील में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से भी यहाँ का इतिहास माना जाता है। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है कि स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहकर संबोधित किया गया, कि त्रिऋषि या त्रिऋषि सरोवर कहकर संबोधित किया गया है या जाना गया है। यह प्रश्न आपसे इस प्रकार का भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर यानी कि 3 ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में कहा गया है। तो ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर मिलेंगे कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, या किस ग्रंथ में इस जनपद को यह कहा गया है, या इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाना चाहता है। कुमाऊं का वास्टमोर लैंड या फिर भारत का वेस्टमोर लैंड भी नैनीताल को ही कहा जाता है। और पीटर वेलन, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, इनके द्वारा जो नैनीताल में स्थित इनका बंगला है उसे पिलग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। नैनीताल के खोजकर्ता इनको जाना जाता है और पिलग्रिम नाम से अपने लेख लिखते थे और रोजमर्रा शराब फैक्ट्री के मालिक थे और शाहजहांपुर चीनी फैक्ट्री के भी ये मालिक थे। इनकी पुस्तक वांडरिंग इन द हिमालयाज 1844 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ साथ हमने नैनीताल जनपद के बारे में अन्य पॉइंट के बारे में जाना कि इसे झीलों की नगरी या सरोवर नगरी, पहाड़ पर पानी का कटोरा कहा जाता है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा है, इसी कारण इसको सप्तभ्रंग क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये 7 पहाड़ियां थी कौन कौन सी? अयारपाटा, देवपाटा, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा। नैनीताल में इसके अलावा भी कई अन्य पहाड़ियां हैं, टिफिन टॉप, चाइना पीक, अयारपाटा, देवपाटा, हरिगढ़ी, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा, शेर का डांडा, ललिया कांटा, किलवरी और कैमल्स बैक। ये चीजें आपको दोस्तों जरूर याद रखनी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो कैमल्स बैक पहाड़ी है ना, वो आपको मसूरी में भी देखने को मिलेगी। कहां पे? मसूरी में। और ये दोस्तों टिफिन टॉप क्या है? नैनीताल में। एक आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या? टिप इन टॉप, ठीक है। ये टिफिन टॉप आएगा तो ये नैनीताल में है, लेकिन अगर टिप इन टॉप आ गया, फॉ की जगह पे क्या आ गया? टिपिन टॉप आ गया, तो ये कहां स्थित है? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थित है टिपिन टॉप, ठीक है। लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। तो ये चीज आपको खासकर इन 2 चीजों में गौर करना है। और यहां से 1-2 प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं। और मैंने आपको बताया नैनीताल विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर क्या है? सबसे ज्यादा झीलें स्थित है। नैनीताल को छकाता परगना या छकाता क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर इसके आसपास में 60 ताले थी, इस कारण इसको छकाता या फिर सृष्टिखात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ में हमने पढ़ा कि 1833 में नैनीताल जनपद के साथ में ही दोस्तों अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए तराई और बाबर नामक 2 गवर्नेंस स्टेट बनाई थी, जिसमें से तराई नामक जनपद का गठन होता है कब दोस्तों? 1842 में। और इसी तराई जनपद के अंतर्गत दे दिया जाता है इसको, नैनीताल को। उसके बाद दोस्तों 1842 में ही जब तराई जनपद का गठन होता है तो 1842 में ही क्या होता है? नैनीताल में नगर पालिका समिति की स्थापना की जाती है। और इसी नगर पालिका समिति के बाद में 3 अक्टूबर 1850, काफी इंपोर्टेंट डेट है, 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका की स्थापना की जाती है। फिर दोस्तों जो हमने पढ़ा था कि कुमाऊं का विस्तार का जो मुख्यालय अल्मोड़ा में था, उसे 1854 में या फिर 1855 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अभी तक भी कुमाऊं का विस्तार का मुख्यालय या कुमाऊं मंडल का मुख्यालय हमारा कहां पर है? नैनीताल में ही स्थित है। उसके बाद में हमने पढ़ा 1862 में दोस्तों नैनीताल को क्या बनाया गया था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की 1862 में। इसके बाद में दोस्तों नैनीताल नगर में सर्वप्रथम सुनियोजित प्लान बना था हमारा कब? 1867 में। और 1871 ये भी काफी महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 1871 में दोस्तों नैनीताल को पृथक जनपदीय प्रशासनिक इकाई का दर्जा देकर यहां पर एक असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी। यानी कि नैनीताल का लगातार विकास होता। पहले क्या हुआ? नैनीताल को तराई जिला बनाया गया, मतलब तराई जिला के अंतर्गत रखा गया। फिर नैनीताल में नगरपालिका का गठन हुआ, फिर यहाँ पे नैनीताल में नगरपालिका समिति का गठन हुआ, फिर यहाँ पे नगरपालिका का गठन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो कुमाऊं का विस्तार का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी इसको बनाया गया। जैसे जैसे साल गुजर रहे थे, यहाँ का जो टूरिज्म था वो बढ़ते जा रहा था। अंग्रेज अधिकारी यहाँ आना पसंद करते थे, जिस कारण नैनीताल नगर का सर्वप्रथम विधिवत सर्वे या सुनियोजित प्लान 1867 में बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर इसको एक दोस्तों क्या पृथक जनपदीय प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आगे चलकर हम बात करते हैं 1891 में दोस्तों इस नैनीताल को एक अलग सा जनपद बनाकर गठित कर दिया जाता है। और नैनीताल के साथ साथ ही 1891 में हमारा अल्मोड़ा भी जनपद बनता है। और
उत्तराखंड की प्रथम रेल दोस्तों 24 अप्रैल 1884 को चलती है, रामपुर से लेकर काठगोदाम तक, रामपुर, बरेली, किच्छा, काठगोदाम, ये इसका रूट रहता है। और प्रथम रेल उत्तराखंड में कब चली? 24 अप्रैल 1884 को चली थी। 1892 में नैनीताल में जिला परिषद का गठन होता है। सन 1900 में दोस्तों क्या करते हैं, नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या फिर सचिवालय भवन की स्थापना की जाती है। इसी सचिवालय भवन में अभी वर्तमान समय में हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट स्थित है। और इसके स्थापना इसकी किसने कर दी? सर एंटोनी मैकडोनल्ड या सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने इसकी स्थापना करी थी। शिलान्यास इसका दोस्तों 1897 में किया गया था, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना कब होती है? 1900 में ही बनकर तैयार होता है। और ये कौन सी शैली में बना है दोस्तों? ये बर्मिंघम शैली, बर्मिंघम पैलेस की शैली पर या बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर ही बर्मिंघम शैली या फिर हम कहेंगे यूरोपीय शैली में बना निर्मित माना जाता है इसे। 1905 में दोस्तों यहां पर भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। 1906 में नैनीताल में ही कुमाऊं भाबर खेतीहर विन्यास निधि की स्थापना की जाती है। 1910 में नैनीताल यार्ड क्लब की स्थापना की जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1922 में नैनीताल बैंक की शुरुआत होती है। 1929 में महात्मा गांधी जी आते हैं और जिस मंदिर में आते हैं उसका नाम होता है हमारा गांधी मंदिर या फिर स्वराज आश्रम के यहाँ पे वो नींव रखते हैं। इसी के साथ नैनीताल में कुर्मांचल वैश्य सभा का गठन होता है 1929-30 में। 1943 में यहाँ पे शारदा संघ की स्थापना होती है। 1962-63 में दोस्तों नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर 1966 में यहाँ पे पर्वतीय प्रेस की स्थापना होती है। 1970 में यहाँ पे उत्तरांचल परिषद का गठन होता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1973 को होती है और अगस्त 1977 में यहां से नैनीताल समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहां पे 1982 में चंद्रशेखर पंत संगीत विद्यालय की स्थापना होती है। 1983 में पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक की स्थापना होती है। 1984 में यहां पे वृहद झील विकास प्राधिकरण की भी स्थापना होती है। और एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल कौन सी है दोस्तों? सेंचुरी पेपर मिल, जो कि कहां है दोस्तों? नैनीताल जनपद के लालकुआ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और नैनीताल स्थित जो हमारा हाईकोर्ट का भवन है, इसका निर्माण किसने किया था? सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने किया था। और 9 नवंबर 2000 से इसी भवन में हमारा क्या है? हाईकोर्ट शिफ्ट है। और ये यूरोपीय शैली या बर्मिंघम शैली में निर्मित है। और नैनीताल में होने वाली बारिश को प्राइवेट रेन कहा जाता है। और नैनीताल में ही दोस्तों राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना की गई है, कहां पे? नैनीताल के भवाली में। ठीक है, नैनीताल के भवाली में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना की गई है। तो इतनी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे दोस्तों नैनीताल का इतिहास जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक हमने क्या पढ़ा कि नैनीताल झील का जो विस्तृत वर्णन है, यानी कि पर्यटन के रूप में इसकी फेमस सिटी बढ़ती है दोस्तों 1841 से, जब पीटर बैरन इसकी खोज करता है। लेकिन उससे पहले भी तो नैनीताल क्षेत्र रहा होगा, जब हमारे राजवंश थे दोस्तों, उस टाइम पे भी तो नैनीताल क्षेत्र रहा होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल था। इसी कारण मैंने आपको बताया कि इसे क्या कहा जाता? छखाता क्षेत्र या फिर इसे सृष्टिखात क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी सारी तालें थी, 60 से अधिक तालें होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को, जो नैनीताल हो गया, भीमताल, भवाली, नौकुचिया ताल, 7 ताल, ये जो तालों का क्षेत्र था ना, इसको पूरा दोस्तों छखाता परगना नाम से जाना जाता था। तो हमारे राजवंश अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, कत्यूर राजवंश, कुलिन राजवंश या फिर चंद्र राजवंश, तो मेनली हमें छखाता क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कहां से? चंद्र राजवंश के समय से। लेकिन इससे पहले ये क्षेत्र जो था दोस्तों, कुछ क्षेत्र इसमें से खसों के अधीन था, ऐसा माना जाता है, और कुछ क्षेत्र नैनीताल का कत्यूरियों के अधीन था, यानी कि कत्यूरी राजवंश के अधीन इसका कुछ क्षेत्र था। और चंद्र राजवंश में सबसे पहले दोस्तों चंद्र राजवंश का राजा आता है कौन? त्रिलोक चंद। देखिए दोस्तों, अभी हम चंद्र राजवंश, जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो चंद्र राजवंश की स्थापना चंपावत में हुई थी। पहले से जो ये चंद्र राजवंश था ना, ये सिर्फ चंपावत तक ही क्या था? विस्तृत था, यानी कि चंपावत में ही इसकी सीमा थी कुछ क्षेत्र तक। फिर धीरे धीरे चंद्र राजवंश के आगे आगे राजा आते हैं, वो अपनी सीमा का प्रचार प्रसार करते हैं, सीमा को बढ़ाते हैं, और एक एक करके अलग अलग राजा अलग अलग सीमाओं को जीतता है। और हम पढ़ते हैं कि एक टाइम तो ऐसा आता है कि पूरा नेपाल का क्षेत्र आधा, ऊपर तिब्बत तक का क्षेत्र हमारा क्या होता है? हिमाचल का आधा क्षेत्र क्या होता है? हमारे पूरे इस क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर राजा के द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। तो चंद्र राजवंश का ऐसा कौन सा राजा था दोस्तों जिसने नैनीताल वाले क्षेत्र को क्या किया? सर्वप्रथम अपनी सीमा में जोड़ा? तो वो था दोस्तों त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद चंद्र राजवंश का ऐसा राजा था जिसने क्या किया? इस छकाता परगना को चंद्र राजवंश में शामिल किया। तो नैनीताल को शामिल करने वाला छकाता परगना को चंद्र राजवंश में किसने मिलाया? तो ये मिलाया त्रिलोक चंद ने। तो इसी प्रकार से अलग अलग राजा आते हैं। फिर एक राजा आएगा आगे, रुद्रचंद, जो कि बागेश्वर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाता है, ग्वालदम तक की कुछ क्षेत्र तक वो अपनी सीमा बनाता है। फिर उसके आगे रुद्रचंद के द्वारा पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। तो अलग अलग जो हमारे राजा आते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं? अपनी अपनी सीमा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो चंद्र राजवंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने क्या किया? छकाता परगना को सर्वप्रथम चंद्र राजवंश में मिलाया? तो वो था दोस्तों क्या? त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद ने क्या किया? सर्वप्रथम छकाता परगना को अपने चंद्र राज्य में लाया, यानी कि चंद्र राज्य का प्रचार प्रसार किया। और इसी त्रिलोक चंद ने दोस्तों भीमताल में एक किले की स्थापना की, जिसे हम भीमताल किले के नाम से जानते हैं। तो इसने भीमताल किले का भी स्थापना करी। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है कि छकाता परगना को सर्वप्रथम किस चंद शासक ने अपनी सीमा में जोड़ा? तो था दोस्तों त्रिलोक चंद। इसने क्या किया था? सर्वप्रथम जोड़ा था। और
पूरे छकाता क्षेत्र को ना जोड़ के इसने कुछ क्षेत्रों को दोस्तों अपने राजवंश में जोड़ा था और इसने मेनली भीमताल वाले क्षेत्र में क्या किया था, भीमताल को जोड़ा और यहाँ पर इसने भीमताल के किले का निर्माण करा दिया। ठीक है, आगे जाकर हम भीमताल में ही पढ़ेंगे क्या दोस्तों, भीमेश्वर मंदिर। भीमेश्वर मंदिर की स्थापना भी दोस्तों चंद्र राजवंश के ही राजा द्वारा की जाती। तो इस प्रकार से हम ये भी अध्ययन कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि भीमताल या जो छकाता परगना का जो क्षेत्र था ये काफी प्रसिद्ध था चंद्र राजाओं के लिए। ठीक है, तो छकाता परियोजना को सर्वप्रथम चंद्र राजा त्रिलोक चंद ने अपनी चंद्र सीमा में जोड़ा तथा भीमताल में इसने किले का निर्माण किया। ठीक है, इससे पहले ये क्षेत्र माना जाता था, कुछ क्षेत्र इसमें से खसिया राजाओं के अधीन था और कुछ क्षेत्र इसमें से दोस्तों हमारा कत्यूरी राजाओं के अधीन था। उसके बाद में दोस्तों त्रिलोक चंद के बाद में राजा आता है कौन, राजा उद्यान चंद। राजा उद्यान चंद के समय पर दोस्तों अगर हम बात करें चंद्र राजाओं की सीमा कहां तक थी, कोसी और सुयाल नदियों तक विस्तृत थी। लेकिन कोसी और सुयाल नदी, कोसी या सुयाल नदी का मतलब आप समझ सकते हैं कि अल्मोड़ा के पूरे क्षेत्र से नैनीताल तक का पूरा क्षेत्र और यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं चंपावत तक का पूरा क्षेत्र क्या था, यह चंद्र राजाओं के अधीन था। लेकिन दोस्तों फिर भी जो हमारा छकाता परगना है, छकाता परगना के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे कि हो गया रामगढ़ और कोटा, ये अभी भी क्या थे, खसिया शासन के ही अधीन थे। उसके बाद में हमारा एक और राजा आता है क्या दोस्तों, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद क्या करता है, अपने साम्राज्य का और विस्तार करता है और पूरा छकाता परगना या पूरा जो नैनीताल के आसपास का क्षेत्र था वह चंद्र राजवंश में मिलाया जाए, यानी खसियों का यहाँ पे अंत कर देता है। तो कीर्तिचंद ने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया और आखिरकार नैनीताल और उसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर क्या कर दिया, अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो प्रश्न आप यहां से दो प्रकार से बन सकते हैं कि नैनीताल के क्षेत्र को या छकाता परगना के क्षेत्र को सर्वप्रथम किस चंद्र शासक ने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो वो था दोस्तों त्रिलोक चंद। उसके बाद आता है कि छकाता परगना के संपूर्ण क्षेत्र को या नैनीताल जनपद के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को किस चंद्र राजा ने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, कीर्ति चंद। तो ये पॉइंट आपको यहां से नोट डाउन करने है। ठीक है, और इसको पहले क्या छकाता परगना के नाम से जाना जाता था। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे चंद्र राजाओं ने शासन किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1890 में गोरखों का शासन होता है। 1890 से लेकर 1915 तक दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, गोरखे शासन करते हैं। गोरखों के द्वारा इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, क्योंकि उनका तो मेन काम यहाँ पे क्या था, गोरखियाली या शासन करना था, अत्याचार करना था। उसके बाद में दोस्तों जब ब्रिटिशर्स आते हैं और जब 1841 में यहाँ की खोज होती है ना, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस क्षेत्र को काफी चमकाया जाता है। आज नैनीताल जो फेमस है ना टूरिज्म के लिए, उसका श्रेय दोस्तों ब्रिटिशर्स को ही जाता है, अंग्रेजों को ही उसका श्रेय जाता है, जो नैनीताल और मसूरी आज इतना प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा काफी चीजों की स्थापना की जाती है, मंदिरों की स्थापना कह सकते हैं आप, मस्जिदों की स्थापना की जाती है, चर्चों की स्थापना की जाती है। यहाँ पे टूरिज्म के लिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चीजें स्टार्ट की जाती है और मतलब काफी सारी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट किया जाता है नैनीताल के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम इसका इतिहास की बात करें नैनीताल के इतिहास में, तो 1857 की क्रांति में भी नैनीताल के इतिहास का काफी अपना अहम योगदान होता है। कैसे दोस्तों 1857 की क्रांति में, तो सबसे पहला प्रश्न तो एग्जाम में ये बनता है ना कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो हेनरी रैमजे। ये प्रश्न दोस्तों ना आज तक एग्जाम में लगभग 3 से 4 बार यूके ट्रिपल एससी पूछ चुका है और 2 से 3 बार यूके पीएससी पूछ चुका है कि 1857 की क्रांति के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो हेनरी रैमजे क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था। और नैनीताल में दोस्तों एक जगह पड़ती है दोस्तों हमारी कौन सी, हैंग मेंस, जिसे हम फांसी गधेरा भी कहते हैं, हैंग मेंस या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, फांसी गधेरा भी कहते हैं। तो इसने क्या किया था, हेनरी रैमजे ने क्या किया कि 3 जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या हम कहें 3 जो सेनानी थे जो कि क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड के क्षेत्र से, तो इसने हेनरी रैमजे ने क्या किया, अपना भाई लोगों में बैठाने के लिए इन 3 लोगों को ना नैनीताल में जाकर हैंग मेंस या फांसी गधेरा नामक स्थान पर जाकर फांसी दे दी। मतलब वहां पे इन्होंने लटका दिया इसको, और ये तीनों जो थे व्यक्ति ये थे साधु वेश में सीमित थे। तो ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान पर 3 हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको लटकाया गया था, तो हैंग मेंस या फांसी गधेरा नामक स्थान पर इनको लटकाया गया था। ठीक है, और ये क्षेत्र काफी फेमस था उस टाइम पे फांसी के लिए। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में एक ये था मेन रीजन, और दूसरा था दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान हल्द्वानी का योगदान। देखिए 1857 की क्रांति तो हम आगे जाकर दोस्तों विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन क्या हुआ हल्द्वानी में भी, क्या हुआ 1857 की क्रांति के दौरान कि वहां पर भी क्या हुआ था कि हम अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में हेनरी रैमजे के द्वारा वहां पर कुछ सेनापतियों को भेजा जाता है और हल्द्वानी को फिर से जीता जाता है। तो ये 1857 की क्रांति के दौरान भी काफी सारी चीजें होती है, तो उन चीजों के बारे में हम अगर हम 1857 की क्रांति में ही बात करें दोस्तों तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें 16 सितंबर 1857 की शायद बात होगी, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतलब आप सितंबर 1857 के आसपास में मांगे तो हल्द्वानी में क्या किया, लगभग 200 विद्रोहियों ने, लगभग 200 या 250 के आसपास विद्रोही थे जिन्होंने काले खां के नेतृत्व में क्या किया था, हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। एक दिन के लिए यहां पर क्या हुआ, इन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ना इन काले खां लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो गोरखों से इतना परेशान थे ना कि वो गोरखों के कंपैरिजन में अंग्रेजों को तो बहुत अच्छा मानते थे यार। वो अंग्रेजों से कहते थे कि भाई तुम ही हो जो हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो यार, क्योंकि गोरखों ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए कि वो अंग्रेजों को भगवान मानते थे। और खासकर जो उस टाइम पे हमारा राजा था या जो कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे, सर्वाधिक चर्चित कमिश्नर हम कहेंगे दोस्तों, या सर्वाधिक समय तक उत्तराखंड पर शासन करने वाला कमिश्नर था ये। और इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसी को कहा जाता था। और सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर भी हेनरी रैमजे को ही जाना जाता था। इस कारण क्या हुआ, लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, जिस कारण क्या होता है, हेनरी रैमजे के द्वारा उसके ही अगले दिन वहां पर सेना भेजी जाती है और सेना के द्वारा फिर उस हल्द्वानी क्षेत्र को फिर से छुड़ा दिया जाता है। तो नैनीताल से काफी इतिहास जुड़ा हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हमने कुछ ही इतिहास के बारे में बात किया, बाकी सारी चीजें आप चंद्र राजवंश में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, या फिर कत्यूरी राजवंश में भी। यहाँ पर आगे रानी बाग नामक स्थल है जो कि कत्यूरी राजवंश से भी दोस्तों मैच करता है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश की रानी थी कौन, रानी जिया रानी। रानी जिया रानी के बाग के नाम से यह रानी बाग फेमस है, ठीक है। और रानी बाग का युद्ध होता है, तैमूर लंग के साथ में जिया रानी का युद्ध होता है, वो सब चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो काफी फेमस है नैनीताल जनपद इतिहास की दृष्टि से भी। तो ये चीजें हम इतिहास पढ़ेंगे। आगे अब हम दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं नैनीताल जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले तो आपको नॉर्मली किसी भी दर्शनीय स्थल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि दर्शनीय स्थल कहां स्थित है। दूसरा, आपको इसके इंटरनली जो पॉइंट होंगे वो पूछ लेगा दोस्तों ये कहां स्थित है। तीसरा, आपको यहां से प्रश्न पूछ देगा कि 3 जो पॉइंट होंगे आपको यहाँ के दे देगा, एक पॉइंट आपको किसी और जनपद का दे देगा और बोल देगा कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थल इस जनपद में स्थित नहीं है, या पूछ देगा कि निम्न में से यह पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छी तरीके से स्टडी करनी है और काफी अच्छी तरीके से इन चीजों को समझते हुए चलना है। तो नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में सबसे पहला दर्शनीय स्थल है हमारा क्या दोस्तों, नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर काफी इंपोर्टेंट दोस्तों। नैना देवी मंदिर नैनीताल के मल्लीताल में स्थित, नैनीताल के मल्लीताल में स्थित है। और यहाँ पर इसे दोस्तों नैना देवी मंदिर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, माता सती का आंख गिरा था, माता सती की आंख गिर गई थी। मैंने आपको बताया था कि जब भगवान शिव माता उमा के सती होने के बाद में माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो नैनीताल वाले क्षेत्र के आसपास में माता सती की आंख गिर गई थी और आंख गिरने के कारण ही वहां पर उस पूरी झील का निर्माण हुआ और उसी के किनारे माता सती का ही नैना देवी नामक मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर माता सती की आंख की शक्ति रूप में पूजा की जाती है। तो नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है, यह नैनीताल जनपद में स्थित है और नैनीताल जनपद के ही मेन नैनीताल के मल्लीताल में यह स्थित है। अब बात आती है कि नैना देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई। वैसे दोस्तों ये मंदिर पहले से ही था, लेकिन एक शक्ति के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन अगर हम कहें कि वास्तविक मंदिर के रूप में इसकी स्थापना होती है कब दोस्तों, 1842 में। 1842 में नैना देवी मंदिर की स्थापना की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, मोतीलाल शाह द्वारा। मोतीलाल शाह द्वारा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न में पूछा गया है काफी बार कि नैना देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो नैनीताल में दोस्तों नैना देवी मंदिर स्थित है। दूसरा प्रश्न यहां से कि नैना देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 1842 में मोतीलाल शाह के द्वारा दोस्तों नैना देवी मंदिर की स्थापना की गई। तो इसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा ही दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मोतीलाल शाह को कहा गया था कि यार जब तक हम यहाँ पर नहीं है तुम इस क्षेत्र को देखो। तो मोतीलाल शाह एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ही एक असिस्टेंट था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में मोतीलाल शाह के द्वारा ही 1842 में इस नैना देवी मंदिर की स्थापना की जाती है। उसके बाद दोस्तों डेट आती है 1880 की, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। 18 सितंबर 1880 नैनीताल जनपद में एक बहुत खतरनाक भूस्खलन आ जाता है दोस्तों, जिस कारण नैनीताल जनपद में काफी तबाही मच जाती है और ये जो नैना देवी मंदिर था यह पूरा नष्ट हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मूर्तियां, मंदिर सब कुछ नष्ट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में इस मोतीलाल शाह का एक पुत्र होता है कौन, अमरनाथ शाह। अमरनाथ शाह के द्वारा फिर क्या किया जाता है, नैना देवी मंदिर का पुनरुद्धार किया जाता है। यानी कि जो मंदिर भूस्खलन के कारण नष्ट हो गया था उसे फिर से जो उसके मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए थे, जैसे कि मूर्ति बची हुई थी या गधे बचे हुए थे, 1-2 गधे बचे हुए थे माता के, वो सब चीजों को देखते हुए उसी स्थान पर क्या होता है, फिर मोतीलाल शाह के पुत्र अमरनाथ शाह के द्वारा नैना देवी मंदिर का क्या किया जाता है, जीर्णोद्धार किया जाता है या पुनरुद्धार किया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों, ये आपको 1882 में किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1892 में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 1882 से शुरू किया हो पुनरुद्धार करना और 1892 में जाकर यह पुनरुद्धार पूरा हुआ हो। तो यहां से इंपोर्टेंट चीजें दोस्तों यही है, क्या क्या, सबसे पहले कि नैना देवी मंदिर कहां स्थित है, यह नैनीताल के मल्लीताल में स्थित, नैनीताल जनपद के मल्लीताल में स्थित है दोस्तों नैना देवी मंदिर। इस मंदिर की स्थापना किसने करी, तो मोतीलाल शाह द्वारा 1842 में दोस्तों नैना देवी मंदिर की स्थापना की जाती है। इसी के साथ साथ ये पॉइंट दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, 18 सितंबर 1880, ये डेट आप मत भूलना क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि नैनीताल में भयंकर भूस्खलन कब आया था, तो 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में दोस्तों भयंकर भूस्खलन आया था, जिस कारण नैनीताल का लगभग आधा क्षेत्र पूरा नष्ट हो गया था और यह मंदिर भी, नैना देवी मंदिर भी इस भूकंप में धस गया था। उसके बाद में दोस्तों मोतीलाल
शाह के पुत्र अमरनाथ शाह के द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार किया जाता है, जो कि 1882 या 92 में किया जाता है। 1882 में हो सकता है कि शुरू हुआ हो और 1892 में बनकर पूरा हुआ हो। तो नैना देवी मंदिर नैनीताल में स्थित है। स्थापना मोतीलाल शाह के द्वारा की गई 1842 में, लेकिन जब 18 सितंबर 1880 को भूकंप आया, याद जरूर रखना है दोस्तों, डेटे जरूर याद रखनी है यहाँ पर आपको, कि स्थापना मोतीलाल शाह ने 1842 में करी और भूकंप आया 18 सितंबर 1880 को, जिसके कारण यह मंदिर क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर मोतीलाल शाह का ही पुत्र होता है अमरनाथ शाह के द्वारा दोबारा से इस मंदिर का पुनरुद्धार या फिर पुनर्निर्माण किया जाता है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, नैनीताल में ही नैना देवी मंदिर के ही आसपास के क्षेत्र में क्या लगता है दोस्तों, यहां लगता है नंदा देवी महोत्सव। क्या लगता है, नंदा देवी महोत्सव यहां पर लगता है। तो अब अगला प्रश्न आपका ही बनता है कि नैनीताल में जो ये नंदा देवी महोत्सव लगता है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इस उत्सव की प्रारंभ किसने किया था। तो 1903 में दोस्तों मोतीराम शाह के द्वारा नैनीताल में इस नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ कराया गया था। तो इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नैना देवी मंदिर नैनीताल में जरूर स्थित है। नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड में काफी जगह पे स्थित है। मेनली जो नंदा देवी का मंदिर प्रसिद्ध वाला है वो अल्मोड़ा में स्थित है, और दूसरा जो है वो चमोली में स्थित है। चमोली, ठीक है, चमोली और अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर स्थित है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव है ना, उसका आयोजन नैनीताल में होता है। नैनीताल में उसका, क्योंकि ये जो नैना देवी है ना, एक हिसाब से तो नंदा देवी की ही तो रूप है, नंदा देवी का ही तो एक रूप है, यानी कि माता पार्वती का या सती का ही तो एक रूप है नैना देवी। तो इसी कारण क्या होता है, यहां पर नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत की किसने, 1903 में मोतीराम शाह के द्वारा। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि नंदा देवी महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो नैनीताल के नैना देवी मंदिर परिसर समूह में होता है। और नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत किसने करी, तो ये 1903 में मोतीराम शाह के द्वारा की गई थी। और मेनली ये महोत्सव 8 दिन तक आयोजित किया जाता है। नैनीताल का जो नैना देवी मंदिर का क्षेत्र है, मंडलीताल में जूमलैंड, भूटिया मार्केट, वो पूरा क्षेत्र वहां पर क्या होता है, वहां पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कभी आप इस महोत्सव में जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मां नैना देवी स्थापना दिवस ज्येष्ठ शुक्ल नवमी लगभग 17 जून को होता है। ठीक है, लेकिन 17 जून को क्या होता है, मां नंदा देवी या नैना देवी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 17 जून से ही ऐसा माना जाता है कि इस नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत की जाती है। तो इतने पॉइंट आपको दोस्तों इस नैना देवी मंदिर से याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है और आपको डायरेक्टली याद भी रखने हैं। तो क्या क्या चीज है, स्थापना सबसे पहले कब, 1842 में। किसने करी, मोतीलाल शाह ने। अब देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं, एक है मोतीलाल शाह, दूसरा है मोतीराम शाह। मोतीलाल शाह ने क्या करी, स्थापना करी 1842 में, और मोतीराम शाह ने क्या किया, 1903 में नंदा देवी महोत्सव को शुरू किया। और मोतीलाल शाह का पुत्र था कौन, अमरनाथ शाह के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए, नैना देवी मंदिर है, मैंने आपको बताया नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता है। नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता है। तो नंदा देवी दोस्तों ना हमारे उत्तराखंड के इतिहास में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है, काफी फेमस है नंदा देवी हमारे उत्तराखंड के इतिहास में। तो किस प्रकार से नंदा देवी हमारे उत्तराखंड के इतिहास में फेमस है, देखिए अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, कुमाऊं में चंद राजाओं की कुलदेवी, एग्जाम में पूछा गया है 2 बार ये प्रश्न, कुमाऊं में चंद राजाओं की कुलदेवी किसे माना जाता है, तो कुमाऊं में चंद राजाओं की कुलदेवी भी मां नंदा देवी को ही माना जाता है, मां नंदा देवी को ही माना जाता है। इसी के साथ साथ कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी, कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी दोस्तों, तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी भी मां नंदा को ही माना जाता है, मां नंदा को ही माना जाता है। इसी के साथ साथ मां नंदा के साथ साथ दोस्तों कहीं कहीं आपको इसमें कोट ब्राह्मणी माता भी देखने को मिलेगा। कोट ब्राह्मणी माता को भी कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी माना जाता है, और जिया रानी को भी कहीं कहीं कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में बताया गया है। तो अगर चंद्र राजाओं की कुलदेवी आएगा तो मां नंदा देवी, आंख बंद करके, और कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी आएगा तो यहां पर भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मां नंदा देवी को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि कोट ब्राह्मणी भी इसका ही एक रूप है। इसी के साथ साथ कहीं कहीं किताबों में आपको जिया रानी भी कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें फिर ऑप्शंस पर डिपेंड करती हैं, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम दोस्तों गढ़वाल की भी बात करें ना, परमार राजवंश की, परमार राजवंश की कुलदेवी कौन है दोस्तों, वो है माता राजा राजेश्वरी, माता राज राजेश्वरी। ये क्या है दोस्तों, परमार राजवंश की कुलदेवी है, राज राजेश्वरी। अब जो राज राजेश्वरी है ना दोस्तों, इसे भी माता नंदा देवी का ही एक रूप माना जाता है। तो इसी कारण ये नंदा देवी माता हमारी काफी प्रसिद्ध है। आगे जाकर जब हम अलग अलग जनपद पढ़ेंगे ना, तो हर जनपद में आपको इस प्रकार के फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो नैना देवी मंदिर 2 से 3 चीजें जरूर याद रखनी है दोस्तों। कहां स्थित है, नैनीताल में स्थित है। स्थापना 1842 में किसने दोस्तों, मोतीलाल शाह। उसके बाद में खतरनाक भूस्खलन आता है कब, 18 सितंबर 1880 को। याद डेट जरूर याद रखनी है, 18 सितंबर 1880, जिस कारण नैनीताल में भूस्खलन के कारण काफी क्षेत्र नष्ट हो जाता है और ये मंदिर भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद इसी मोतीलाल शाह का पुत्र होता है कौन, अमरनाथ शाह, उसके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार कराया जाता है। उसके बाद में मां नंदा देवी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। और इसी 17 जून से दोस्तों फिर यहाँ पर नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हुई थी कब, 1903 में। और इस महोत्सव की शुरुआत किसने करी थी, मोतीराम शाह ने करी थी। और कुमाऊं के चंद्र राजाओं की कुलदेवी या इष्ट देवी भी माता नंदा ही थी। और इसी के साथ साथ कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में भी माता नैना देवी को ही जाना जाता है, या नंदा देवी को ही जाना जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है,
ठीक है, तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको। पहला प्रश्न कि नैना देवी मंदिर कहां स्थित है। दूसरा प्रश्न नैना देवी मंदिर की स्थापना कब हुआ, किसने की। तीसरा प्रश्न नैना देवी मंदिर किस वर्ष भूस्खलन के कारण नष्ट हुआ। देखिए दोस्तों, एक बार अजयपाल का भवन कब टूटा पूछा गया था, तो उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैना देवी मंदिर कब टूटा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ना घुमाने का प्रयास करेगा, तो आपको याद रखना है 18 सितंबर 1880 को। उसके बाद में प्रश्न पूछा जाएगा कि नैना देवी मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार किसने किया, तो अमरनाथ शाह ने किया। कब, 1882 से शुरू किया उसने। उसके बाद पूछा जाएगा कि नैना देवी मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत किसने करी, तो करी मोतीराम शाह ने। कब, 1903 में। और इसी के साथ साथ कुमाऊं में चंद्र राजाओं की कुल देवी कौन थी, मां नंदा देवी। कुमाऊं में जो हमारे कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी कुल देवी कौन थी, वो भी थी मां नंदा देवी। तो इतनी चीजें आपको नैना देवी मंदिर से दोस्तों याद रखनी है, काफी इंपोर्टेंट है। तो नैना देवी मंदिर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या, नैना पीक। नैना पीक दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, चाइना पीक नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, चाइना पीक। ये आप कह सकते हैं कि नैनीताल जनपद में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, और इसी के साथ साथ में नैनीताल जनपद में स्थित एक पर्वत चोटी भी है। क्या है, एक पर्वत चोटी है। और नैनीताल जनपद की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में इसी नैना पीक को जाना जाता है। और इसी नैना पीक को दोस्तों बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल, बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है, ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है। और इस नैना पीक से दोस्तों क्या दिखाई देती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहां से दिखाई जाती है। तो नैना पीक या चाइना पीक क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो भी सैलानी आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, वो क्या करते हैं, चीन की दीवार को देखना चाहते हैं। तो चीन की दीवार को देखना है उनको, कहां जाएंगे, वो जाएंगे नैना पीक में। तो इसी कारण ये क्या है, एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और इसी के साथ साथ नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको नैनीताल की चोटियां बताई थी, कौन कौन सी, अयालपटा, देवपटा, हाड़ीगढ़ी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा, सेज का डांडा, नैना पीक, चाइना पीक। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमारी नैना पीक ही है। तो चलिए इसके बारे में आप बात करते हैं। नैना पीक, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, नैना पीक है, जिसे हम चाइना पीक नाम से भी जानते हैं। नैना पीक कहें या चाइना पीक कहें, दोनों एक ही चीज है। अब नैना पीक को चाइना पीक, नैना पीक क्यों कहा गया, देखिए नैनीताल में स्थित है, नैना देवी का मंदिर है, तो नैना देवी मंदिर के कारण जो वहां की सबसे बड़ी चोटी है उसको क्या कह दिया हमने, नैना पीक कह दिया। नैना देवी मंदिर के कारण ही जो वहां का क्षेत्र है, हमने उसको क्या कहते हैं, नैनीताल कह दिया। नैना देवी मंदिर के कारण ही इसको हमने नैना पीक कहा। अब इस नैना पीक से क्या दिखाई देता है, चीन की दीवार दी जाती है, चीन की दीवार दिखाई जाती है। तो चीन की दीवार यहां से दिखती है, चीन का बॉर्डर यहां से दिखता है, तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, चाइना पीक भी कह देते हैं। ठीक हो गया, यहां से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी कि चीन की दीवार दिखाई जाती है। इस चोटी को दोस्तों बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहते हैं। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है यदि कि बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल किसे कहा जाता है, तो नैना पीक को ही कहा जाता है। और नैना पीक की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, यह लगभग 2611 मीटर। तो नैना पीक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला कि नैना पीक किस जनपद में स्थित है, नैनीताल में। नैना पीक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, चाइना पीक। चाइना पीक किस जनपद में स्थित है, ये भी नैनीताल जनपद में। नैना पीक की ऊंचाई कितनी है, 2611 मीटर। ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहां से दिखाई जाती है, नैना पीक या चाइना पीक से दिखाई जाती है। द बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल किसे कहा जाता है, ये भी नैना पीक या चाइना पीक को ही कहा जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पाषाण देवी मंदिर। ये भी दोस्तों नैनीताल जनपद में ही, नैनीताल में जहां पर नैना देवी का मंदिर है, उसी के जस्ट 200-300 मीटर के बाद में ठंडी सड़क में अगर आप अंदर की ओर को जाएंगे तो वहां पर है दोस्तों क्या, पाषाण देवी मंदिर। काफी प्रसिद्ध मंदिर है पाषाण देवी मंदिर दोस्तों। और इस मंदिर में के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो माता हमारी सती है, माता सती के ही मंदिर के रूप में या माता दुर्गा के मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है, वह पत्थर पर विराजमान है, यानी कि उनकी मूर्ति क्या है, पत्थर पर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में एक काफी फेमस फैक्ट ये माना जाता है दोस्तों, जो हमारा स्कंद पुराण का मानस खंड था, उस मानस खंड, स्कंद पुराण के मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत दोस्तों इसी पाषाण देवी मंदिर से मानी जाती है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि मानस खंड की शुरुआत या स्कंद पुराण के मानस खंड ग्रंथ की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है, तो पाषाण देवी मंदिर से ही मानी जाती है। और ये पाषाण देवी मंदिर कहां स्थित है, यह नैनीताल में ही नैनी सरोवर के निकट ठंडी सड़क पर स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जिसमें माता सती को या माता दुर्गा को पाषाण रूप में पूजित किया जाता है। यानी कि पाषाण यानी कि यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर माता की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, जस्ट आपको वहां पे अगर कभी नैनीताल जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं नैनीताल राजभवन। नैनीताल राजभवन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या, नैनीताल राजभवन में, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहां से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि इसी नैनीताल के राजभवन में स्थित है वर्तमान में क्या, उच्च न्यायालय भवन का हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय भवन का हाईकोर्ट। अब देखिए दोस्तों इस चीज में ना काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि नैनीताल में राजभवन है, एक जो हमारा राजभवन है वो वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, वो है उत्तराखंड का हाईकोर्ट, उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो कि पड़ता है कहां, मल्लीताल में। और दूसरा एक राजभवन है राज्यपाल का भवन, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल का भवन, जो गोल्फ कोर्स मैदान के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो जो वो राज्यपाल का भवन है वो ऊपर दोस्तों, अगर आप कुमाऊं विश्वविद्यालय जाएंगे तो उससे ऊपर साइड को आपको नैनीताल का राजभवन देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है
कि अगर वो उत्तराखंड हाईकोर्ट का भवन का है या फिर नैनीताल का राजभवन का है, तो दोनों के बारे में आपको समान फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। क्या दोनों की स्थापना भी सेम ने करी थी, दोनों का निर्माण भी सेम ने किया था, दोनों का निर्माण भी समान सन में हुआ था और दोनों क्या है समान चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। भले ही ये दोनों बिल्डिंगें दोस्तों अलग अलग हो, भले ही ये दोनों बिल्डिंगें क्या है वास्तविक रूप से ये दोनों बिल्डिंगें अलग अलग है, हाईकोर्ट की बिल्डिंग अलग है और राजभवन की बिल्डिंग अलग है, लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो दोनों के पॉइंट क्या है सेम है। दोनों के पॉइंट क्या है सेम है, यानी कि दोनों की स्थापना एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है और स्थापना भी एक ही सन में होती है। ये चीजें आपको सभी याद रखनी है। तो चलिए आप बात करते हैं नैनीताल राजभवन, या आप इसे कह सकते हैं क्या नैनीताल राजभवन की जगह पे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन। उच्च न्यायालय के संदर्भ में आपको यहाँ पर 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहले मैं आपको उच्च न्यायालय भवन अलग से लिखा देता हूं दोस्तों, आप इसे अलग अलग से ही लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन के बारे में कि इस भवन की स्थापना का शिलान्यास किया जाता है कब 27 अप्रैल 1897 से। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का शिलान्यास कब से किया जाता है 27 अप्रैल 1897 से किया जाता है और इस भवन का निर्माण पूरा कब हुआ, ये हुआ 1900 में। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कब हुआ, तो ये 1900 में पूरा हुआ, लेकिन शिलान्यास कब हुआ था 1897 में हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है इसके निर्माता कौन थे, यानी कि इसका निर्माण किसने किया था, तो सर संटोनी मैकडोनल्ड, संटोनी या कहीं कहीं आपको एंटोनी भी दिखेगा, सर संटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा इस उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न योग्य प्रश्न के द्वारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निर्माण कब किया गया था, 1900 में इसका निर्माण पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो भवन है यह किस शैली में बना हुआ है, तो ये बर्मिंघम शैली में बना हुआ है। किस शैली में दोस्तों, बर्मिंघम शैली, या फिर ये दोस्तों यूरोपीय शैली में बना हुआ है। किस शैली में, यूरोपीय शैली में बना हुआ है, यूरोपीय शैली में बना हुआ है। अब जो ये दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भवन है, जब इसकी स्थापना होती है 1900 में, तो इसके कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या होता है ब्रांसबैंड स्कूल की स्थापना होती है। ब्रांसबैंड स्कूल इसमें चलता है। उसके बाद आगे जाकर दोस्तों इसी उच्च न्यायालय के भवन को क्या बनाया जाता है, नैनीताल की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है। नैनीताल की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था, 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को बनाया गया था ना। तो जब उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को बनाया गया 1962 में, तो किस भवन में बनाई गई थी, इसी उच्च न्यायालय के भवन में बनाई गई थी, जो कि क्या था सर संटोनी मैकडोनल्ड या एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद कुछ समय तक यही भवन दोस्तों क्या हुआ, उत्तराखंड या हम कहें सचिवालय भवन के रूप में प्रयोग किया अंग्रेजों ने, ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके बाद कुछ समय तक इसी भवन में RAF के अवकाश शिविर का मुख्यालय भी था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट की स्थापना तो हमारी कब होती है, 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड हाईकोर्ट बनने से पहले बीच में भी यहाँ पर क्या हुआ, कई अन्य जो हमारे सरकारी कार्यालय थे उनका ऑफिस रहा था। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, स्थापना 27 अप्रैल 1897 को शिलान्यास होता है, 1900 में बनकर तैयार हो जाता है, तो स्थापना मानेंगे 1900। निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने कौन सी शैली में बनाया है, बर्मिंघम शैली या यूरोपीय शैली में बना हुआ है। ठीक है, उच्च न्यायालय भवन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1900 में। लेकिन उच्च न्यायालय यहाँ पर कब स्थापित किया गया, 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसी उच्च न्यायालय के भवन में क्या था, नैनीताल की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। इसी उच्च न्यायालय के भवन में क्या था, ब्रॉसबैंड स्कूल स्थित था। इसी उच्च न्यायालय के भवन में क्या था, RAF का अवकाश शिविर भी स्थित था। तो इतनी चीजें आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल राजभवन के बारे में। नैनीताल राजभवन यानी कि राज्यपाल का भवन के नाम से भी जाना जाता है। एक राज्यपाल का भवन कहाँ, देहरादून में स्थित है, और दूसरा राजभवन उत्तराखंड के कहां पे स्थित है, नैनीताल में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको स्थापना सेम याद रखनी है कि नैनीताल राजभवन का शिलान्यास कब हुआ, 27 अप्रैल 1897 में इसका शिलान्यास हुआ, और ये बनकर कब तैयार हुआ, मार्च 1900 में बनकर तैयार हुआ। तो शिलान्यास 1897 में और बनकर ये कब तैयार हुआ, तो 1900 में। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नैनीताल राजभवन की स्थापना कब हुई, तो आपको ये दोनों ऑप्शन पहले तो नहीं मिलेंगे दोस्तों, और दोनों ऑप्शन अगर आपको साथ मिलते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको 1900 को देनी है। अगर आपको दोनों ऑप्शन नहीं देंगे तो इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नैनीताल राजभवन की स्थापना का शिलान्यास 1897 में होता है और बनकर ये कब तैयार होता है, 1900 में। नैनीताल स्थित इस राजभवन का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, सर संटोनी मैकडोनल्ड ने कराया था। सर सेंटोनी मैकडोनल्ड, या आप कहेंगे इसको एंटोनी मैकडोनल्ड भी कहेंगे, एंटोनी मैकडोनल्ड भी कहेंगे। अब बात आती है कि जो नैनीताल स्थित राजभवन है यह किस शैली में बना हुआ है, तो ये ई आकार की शैली में बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों ई आकार की शैली में नैनीताल का राजभवन हमारा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ये जो नैनीताल का राजभवन है यह किस शैली में बना हुआ है, तो ये दोस्तों बर्मिंघम शैली या फिर यूरोपीय शैली में बना हुआ है। और इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे कौन दोस्तों, मिस्टर स्टीवेंस, जिसे आप कहेंगे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन या फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए निर्माण किसने कराया था, सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने, और वास्तुकार कौन थे, वो थे मिस्टर स्टीवेंस। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि आयोग दोस्तों निर्माण पूछ चुका है, तो अगली बार हो सकता है कि आयोग यहाँ पर आपको उत्तराखंड स्थित जो हमारा नैनीताल स्थित राजभवन है उसका वास्तुकार पूछ दे। तो वास्तुकार और मिस्टर स्टीवेंस, इनका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन या फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इतने पॉइंट
शिलान्यास 27 अप्रैल 1897 को, मार्च 1900 बनकर ये भवन तैयार हुआ। निर्माण किसने किया? सर सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने कराया, काफी इंपोर्टेंट है। और कौन सी शैली में बना हुआ है दोस्तों? यूरोपीय शैली या बर्मिंघम शैली में निर्मित है हमारा क्या? नैनीताल राजभवन। इसके वास्तुकार कौन थे? वो थे मिस्टर स्टीवेंस, जिनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवन या फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस था। तो वास्तुकार और निर्माण में आपको दोस्तों कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और इसी राजभवन के पास में दोस्तों 18 होल का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का मैदान भी स्थित है। तो प्रश्न बन सकता है कि नैनीताल में 18 होल का उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स मैदान कहां स्थित है? तो ये नैनीताल राजभवन में स्थित है, ठीक है, या उत्तराखंड के नैनीताल राजभवन में स्थित है। अब जो नैनीताल का राजभवन है दोस्तों, ये किस आकार का है? यह ई आकार का है। अगला पॉइंट है कि देश के प्रथम वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और कहां से हुई थी दोस्तों? इसी नैनीताल स्थित राजभवन से हुई थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि देश का पहला वन महोत्सव कब मनाया गया था? 1950 में। और देश के पहले वन महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो इसी नैनीताल राजभवन में किया गया था, ठीक है। अजय रावत जी बताते हैं कि गौथिक शैली में बने। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्या यूरोपीय शैली और बर्मिंघम शैली में निर्मित है, लेकिन अजय रावत के अनुसार क्या है? ये गौथिक शैली में निर्मित है। गौथिक शैली में बने इस राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी और 1900 में इसका निर्माण पूरा हुआ, ठीक है। और प्रोफेसर अजय रावत जी के अनुसार दोस्तों, राजभवन के अंदर ही क्या हुआ? गुरुद्वारे की अनुमति भी दी गई, यानी कि राजभवन के अंदर ही क्या किया गया? गुरुद्वारे का भी स्थापना की गई थी। और नैनीताल का पहला गुरुद्वारा भी इसी नैनीताल राजभवन में ही स्थित था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अजय रावत के अनुसार ऐसा मानना है कि यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारे की भी अनुमति दी गई थी। इसी गुरुद्वारे के कारण अजय रावत इसे गौथिक शैली में निर्मित मानते हैं। तो तीन शैलियां आपको याद रखनी है, क्या? यूरोपीय शैली, बर्मिंघम शैली और गौथिक शैली। तीनों आपको ऑप्शन में कभी भी नहीं मिलेंगे, आपको तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो यूरोपीय, बर्मिंघम और गौथिक शैली में निर्माण हुआ था। शिलान्यास 27 अप्रैल 1897 को और भवन बनकर तैयार होगा 1900 में। और इसी नैनीताल के राजभवन में क्या था? फिर हमारा नैनीताल के प्रथम गुरुद्वारे की भी स्थापना होती है। प्रथम गुरुद्वारा भी इसी में स्थापित रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा गोल्फ कोर्स का मैदान है, नैनीताल स्थित जो राजभवन में गोल्फ कोर्स का मैदान है, इसे कब बनाया गया था? तो बिल्ट इन 1936 यानी कि 1936 में दोस्तों इसे बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या है? इंडिया का या भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो नैनीताल राजभवन से आपको इतने फैक्ट दोस्तों जरूर याद रखने हैं। कहां स्थित है? नैनीताल में। शिलान्यास 27 अप्रैल 1897 को किया गया। भवन बनकर कब तैयार हुआ? मार्च 1900 में। किसने इसका निर्माण किया? सर सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने। कौन सी शैली में है? यूरोपीय शैली, बर्मिंघम शैली और गौथिक शैली में। यहाँ पर पहला वन महोत्सव का आयोजन हुआ था 1950 में। यहाँ पर क्या? उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्फ कोर्स का मैदान है, 18 होल गोल्फ कोर्स का, ठीक है। इसी के साथ में ये गोल्फ कोर्स का मैदान यहाँ पे कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? गुरुद्वारे की भी निर्माण किया गया था जब राजभवन का निर्माण हुआ। और ये नैनीताल में स्थापित होने वाला क्या था? हमारा पहला गुरुद्वारा भी था। तो नैनीताल राजभवन के बारे में भी आपको सेम पॉइंट याद रखने हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के भवन के बारे में भी आपको, उच्च न्यायालय भवन के बारे में भी आपको सेम पॉइंट ही याद रखनी है। दोनों बिल्डिंगें अलग अलग है दोस्तों, लेकिन दोनों के पॉइंट क्या है? हमारे सेम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट डाउन जरूर करनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इससे आगे, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको काफी डिटेल्स में पढ़ते हुए चलनी दोस्तों। मैं आपको वही पॉइंट करा रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक बार पढ़िए और काफी अच्छा पढ़िए, ताकि आप दूसरों को भी पढ़ा सके। तो ये पॉइंट ऐसे है ना जो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। और काफी रिसर्च से मैंने ये पॉइंट को कलेक्शन किया हुआ है। तो आप लोगों को बस इसे पढ़ना है, आप लोगों को सर्च करने में मेहनत नहीं करनी है। मेरे दोस्तों कम से कम अगर आप जिला दर्पण में देखेंगे ना तो 10 से 12 बुक्स पढ़ के ये मैंने नोट्स कलेक्ट किए हुए हैं, जो भी मेरे को उसमें इंपोर्टेंट चीजें लगी। क्योंकि एक जिला इतना बड़ा है कि आप उसकी सारी चीजें कवर नहीं कर सकते हैं, उसकी आप कुछ ही चीजों को कवर अप कर सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को मैं आपको कवर अप करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या? स्नो व्यू। स्नो व्यू क्या है दोस्तों? नैनीताल में ही स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। क्या? स्नो व्यू। इसे हम स्नो व्यू पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, स्नो व्यू पॉइंट, ठीक है। और यहां से क्या होता है? हिमालय का सुंदर व्यू हमें देखने को मिलता है स्नो व्यू पॉइंट से, ठीक है। और ये स्नो व्यू जो है दोस्तों नैनीताल में स्थित एक पर्वत चोटी के नाम से भी जानी जाती है। पर्वत चोटी भी है क्या है? स्नो व्यू, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नैनीताल से क्या है? मल्लीताल से रोपवे भी निर्माणित है। यानी कि नैनीताल के मल्लीताल से अगर आपको स्नो व्यू जाना है तो उसके लिए रोपवे भी है। रोपवे, ठीक है। रोपवे आप लोगों ने सुना होगा, जो ऊपर हवा में एक डिब्बा टाइप का जाता है, इसमें बैठ के जाते हैं 4-5 लोग, एक ऊपर को जाता है एक नीचे को जाता है, ठीक है। तो वही होता है क्या? रोपवे। तो स्नो व्यू नामक पर्यटक स्थल कहां स्थित है? यह नैनीताल जनपद में स्थित है। और इसे स्नो व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों फेमस है दोस्तों? हिमालय देखने हेतु आकर्षक स्थल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी सारे एडवेंचरस गेम देखने को मिलेंगे और वीडियो गेम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिमालय का अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर जाकर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, काफी ऊंचाई पर जाकर, ठीक है। तो काफी फेमस है स्नो व्यू पॉइंट, ठीक है। हर चीज के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब काफी सारे एडवेंचरस गेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्नो व्यू क्या है? नैनीताल में स्थित एक पर्यटक स्थल है जो कि मेनली हिमालय दर्शन देखने हेतु आकर्षक है। नैनीताल रोपवे
मल्लीताल से स्नोव्यू तक है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों कि नैनीताल रोपवे की शुरुआत कब से हुई थी? तो नैनीताल रोपवे की शुरुआत हुई थी कब? 1985 में सर्वप्रथम नैनीताल रोपवे की शुरुआत की जाती है। और ये कहां से कहते हैं दोस्तों? मल्लीताल, नैनीताल मल्लीताल में जूमलैंड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर को जाकर अगर आप जाएंगे, वहां से लेकर कहां तक है? स्नोव्यू तक है। स्नोव्यू, तो नैनीताल रोपवे की शुरुआत आपको याद रखनी है 1985 में। और स्नोव्यू पॉइंट कहां स्थित है? यह भी नैनीताल में ही स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या हम नैनीताल के बारे में या फिर नैनी झील के बारे में। तो नैनीताल या नैनी झील के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसी झील के कारण उत्तराखंड को या उत्तराखंड के नैनीताल जनपद को हमारा सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, ऋषि सरोवर और पहाड़ पर पानी का कटोरा, भारत का वेस्टमोरलैंड, लेक सिटी ऑफ इंडिया, इन नामों से जाना जाता है। तो नैनी झील कहां स्थित है? यह नैनीताल में ही स्थित है। और नैनी झील का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए मैंने आपको दो कहानियां बताई थी। पहली कहानी थी माता सती की आंख गिरने के कारण या नैन गिरने के कारण, और दूसरी कहानी थी त्रिऋषि, यानी कि 3 ऋषियों के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ? त्रिशूल से खोदकर मानसरोवर का पानी डालने के कारण इस झील की उत्पत्ति हुई। तो नैनी झील का इतिहास आप लोगों को पता चल गया होगा। नैनीताल झील कहां स्थित है? ये नैनीताल में ही स्थित है दोस्तों, नैनीताल में, ठीक है। और इसी झील के मध्य में एक पहाड़ी स्थित है जो कि नैनीताल को 2 भागों में व्यक्त करती है। इसका ऊपरी सिरा या उत्तरी भाग कहलाता है हमारा क्या? मल्लीताल। और जो इसका दक्षिणी सिरा है, या हम कहेंगे जो इसका तल्ला भाग है या जो नीचे वाला क्षेत्र है, निचला क्षेत्र, तो वो कहलाता है क्या? तल्ली ताल। तो यही जो नैनीताल झील है, इसके बीच में एक पर्वत श्रेणी है जो कि इसे 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग मल्लीताल और नीचे वाला भाग कहलाता है इसका तल्ली ताल। और इसी के पास में माल रोड स्थित है। इसी के किनारे पे क्या है दोस्तों? हमारा नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसी के किनारे पे हमारा जूमलैंड स्थित है। इसी के किनारे पे हमारा गुरुद्वारा भी स्थित है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में इसी नैनी झील के कारण नैनीताल हमारा काफी प्रसिद्ध रहा था। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से काफी इंपोर्टेंट है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को क्या कहा गया है, या इस नैनी झील को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया त्रिऋषि सरोवर। क्या कहा गया दोस्तों? इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो इंपोर्टेंट है पॉइंट काफी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए दोस्तों, आपसे एग्जामिनर बहुत बार ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछता है। प्रश्न आपको क्या करेगा? किसी भी मंदिर का नाम दे देगा या किसी भी ऐसी चीज का नाम दे देगा और पूछ देगा कि स्कंद की इसे किस पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, ठीक है, इसे किस पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया। तो ऑप्शन में आपको क्या देंगे? स्कंद पुराण दे देगा, ठीक है, मानस खंड दे देगा और केदारखंड दे देगा, या फिर कोई हमारे अन्य नाम दे देगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को करने का ना एक ट्रिक भी होती है दोस्तों। ये ट्रिक वैसे हमेशा काम नहीं आएगी, लेकिन जब आपको वो चीज याद नहीं है ना, तब आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। जैसे आपको एग्जामिनर देता इंपोर्टेंट पॉइंट देता, अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी है, सपोज दैट आपसे देता है कि त्रिऋषि सरोवर, या आपसे प्रश्न देता, एग्जामिनर आपको देता कि नैनीताल को उत्तराखंड के किस पुराण में या किस ग्रंथ में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा मानसखंड, केदारखंड, मेघदूतम, या चौथा आपको कोई अन्य रचना दे देगा, ठीक है, राजतरंगिणी दे देगा या कुछ अन्य रचना दे देगा, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों आप एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि अगर वो क्षेत्र कुमाऊं मंडल में है, अगर वो क्षेत्र कुमाऊं मंडल में है तो हमेशा उसका जिक्र किसमें आएगा? मानसखंड में आएगा। और अगर वो क्षेत्र क्या है हमारा गढ़वाल मंडल में, अगर वो क्षेत्र हमारा गढ़वाल मंडल में है तो उसका जिक्र हमेशा कहाँ आएगा? केदारखंड में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? करने की एक ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगी आपकी, लेकिन इस ट्रिक के सहायता से आप इसको जज कर सकते हैं। सपोज दैट आपको पता है कि नैनीताल को मानसखंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, आपको ये पता है कि नैनीताल का नाम ही त्रिऋषि सरोवर है, ठीक है, ये आपको पता है, उपनाम आपने पढ़ा है, लेकिन आप भूल गए कि किस खंड में कहा गया। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर किसमें कहा गया है? नैनीताल का नाम त्रिऋषि सरोवर किस पुराण या किस खंड, किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको पता है नैनीताल है, कुमाऊं में पड़ता है, त्रिऋषि सरोवर उसी का नाम है, तो इसी कारण ये हो गया कुमाऊं में पड़ेगा, तो कुमाऊं के अनुसार ये मानसखंड इसका आंसर हो सकता है। और गढ़वाल में पड़ता तो केदारखंड हो सकता था। तो ये ट्रिक है क्वेश्चन करने की, लेकिन हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करती है। तो चलिए आप इसी के बारे में बात करते हैं। स्कंद पुराण के मानसखंड में इसे क्या कहा गया? त्रिऋषि सरोवर कहा गया। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्कंद पुराण के मानसखंड में नैनीताल झील या नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ये 3 ऋषियों अत्रि, पुलस्त्य तथा पुलाहा थे, ठीक है। इस इलाके में जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा किया और उसमें मानसरोवर जल का पवित्र जल भर दिया। उसी सरोवर को आज नैनीताल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नैनीताल को 64 शक्तिपीठों में से भी एक स्थित पीठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि त्रिऋषि सरोवर या ऋषि सरोवर नैनीताल को कहा जाता है। अब जो नैनी झील है इसकी आकृति कैसी है? तो मैंने आपको बताया आंख की आकृति की ताल भी इसे कहा जाता है। आंख की आकृति की भी थी, कटोरी की आकृति की भी थी, और नाशपाती के आकार की, या फिर आप आम के आकार भी की इस ताल को कह सकते हैं, आम के आकार की, ठीक है। तो इतने आकारों की थी, आंख के आकार की, कटोरी की आकृति की, नाशपाती के आकार की और आम के आकार की झील के रूप में नैनीताल को जाना जाता है, ठीक है।
अब जो है नैनीताल है दोस्तों, ये क्या है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है। इसी कारण इसे सप्तभृंग क्षेत्र भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है, इसी कारण इसे सप्तभृंग क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी नैनीताल के दक्षिणी वाले भाग से माना जाता है कि बालिया नदी या बलिया नदी का उद्गम होता है। तो बलिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नैनी झील के दक्षिणी भाग से होता है। और बलिया नदी कहाँ बहती है, तो ये नैनीताल जनपद में ही बहती है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को कनखल ले जा रहे थे, या कनखल से ले जा रहे थे, कनखल से ब्रह्मांड में ले जा रहे थे, तो उनकी बाईं आंख ब्रह्मांड से इस स्थान पर गिर गई थी, जिससे इस झील का निर्माण हुआ था। और माता सती के नैन गिरने के कारण ही इस स्थान पर नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की स्थापना हुई और नैना देवी को शक्ति रूप में पूजित किया जाता है। इस झील के उत्तरी भाग को इस झील के उत्तरी भाग को दोस्तों तल्लीताल कहते हैं और इस झील के दक्षिणी भाग को मल्लीताल कहते हैं। अब दोस्तों ये फैक्ट भी आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि झील के दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहते हैं और उत्तरी भाग को मल्लीताल कहते हैं। तो ये फैक्ट वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग देखने का डायरेक्शन, अगर आप बाएं मुड़ के देखेंगे तो आपको अलग डायरेक्शन में दिखेगा, दाएं मुड़ के देखेंगे तो आपको अलग डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये चीज आपको मेंटेन नहीं करनी है, बस आपको ये रखना है कि जो हमारा झील है, झील का जो ऊपरी सिरा उसे हम मल्लीताल कहेंगे, जहां पे नैना देवी मंदिर स्थित है और ऊपर को जूमलैंड वगैरह स्थित है, और जो नीचे बस स्टॉप वाला एरिया है नैनीताल का, उसे हम क्या कहेंगे, तल्लीताल कहेंगे। इस झील का पानी का रंग सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, नीला हरा है, और यह झील कुकुर मकरी शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न ये भी इंपोर्टेंट है कि कुकुर मकरी शैवाल से के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है, वो है हमारी नैनीताल झील। तो यहां से 3 या 4 प्रश्न आपको याद रखने हैं कि नैनी झील या नैनीताल झील किस जनपद में स्थित है, तो आंख बंद करके मार देंगे आप, नैनीताल में स्थित है। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसी के साथ साथ इस झील की आकृति कैसी है, तो आंख के आकार की है, कटोरे के आकार की है, नाशपाती के आकार की है और आम के आकार की भी है। नैनीताल झील को क्या कहा जाता है, सप्तभृंग क्षेत्र भी कहा जाता है। नैनीताल झील कितनी पहाड़ियों से घिरी है, तो ये 7 पहाड़ियों से घिरी है। और नैना देवी मंदिर इसी झील के किनारे पर स्थित है। इस झील के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, मल्लीताल कहा जाता है, और निचले भाग को क्या कहता है, तल्लीताल कहा जाता है। ठीक है, और यह झील क्या है, किसके लिए फेमस है, यह कुकुर मकरी शैवाल के लिए यह झील प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इस झील की आकृति कितना है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, इस चीज के बारे में जब हम आगे तालों के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे तो वहां पर जानेंगे। तो यहाँ पर आप इतनी चीजें पढ़िए जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, इंपोर्टेंट है, इतने सारे पॉइंट भी। आगे बात करते हैं दोस्तों हल्द्वानी। हल्द्वानी भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए हल्द्वानी का दोस्तों ऐतिहासिक महत्व भी है, और वैसे भी देखा जाए तो कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर, कुमाऊं का उत्तराखंड का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा नगर कहा जाता है इसे हल्द्वानी को। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब बेसिक में बताया था कि देहरादून जो है हमारा उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर भी है, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहें या कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा नगर कहें तो वो कहे दोस्तों हमारा हल्द्वानी ही है। तो चलिए आप हल्द्वानी के बारे में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हल्द्वानी कहां स्थित है दोस्तों, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। हल्द्वानी एक ब्लॉक भी स्थित है नैनीताल का ही, और एक क्या है, तहसील भी है। हल्द्वानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगला पॉइंट हमारा काफी इंपोर्टेंट है कि हल्द्वानी का संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों कमिश्नर ट्रेल को दोस्तों क्या कहता है, हल्द्वानी का संस्थापक भी कहा जाता है। किसे, कमिश्नर ट्रेल को। इसी के साथ साथ दोस्तों हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। अब देखिए कुमाऊं का प्रवेश द्वार ना वैसे काठगोदाम को कहा जाता है, किसे, काठगोदाम को, लेकिन काठगोदाम भी क्या है, हल्द्वानी के ही पास में स्थित है। इनके बीच में 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इस कारण हम हल्द्वानी को भी काठगोदाम के साथ साथ कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। और हल्द्वानी के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि इस क्षेत्र में पहले क्या थे, हल्दू के पेड़ अधिक थे, हल्दू के बहुत ज्यादा पेड़ थे यहाँ पे, जिस कारण अंग्रेज यहाँ पर जब आए तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, इस हल्दू के पेड़ों का कटान किया गया और इसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया, यानी कि इस हल्दू के पेड़ों को यहाँ से पेड़ वेड़ काट के क्या किया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पहली रेल भी चलाई। मैंने आपको बताया था ना कि पहली रेल चलाई थी रामपुर से काठगोदाम 1884 में। तो इसी कारण दोस्तों इन हल्दू के पेड़ों के या जो अधिक वृक्ष थे यहाँ पर, अधिक वृक्षों के निर्यात के लिए यहाँ पर रेल चलाई गई, ताकि उसके माध्यम से क्या हो, यहाँ से चीजों को आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, तो यह है हल्द्वानी की कहानी। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कमिश्नर ट्रेल को हल्द्वानी का संस्थापक भी कहा जाता है। और अगर इतिहास के हिसाब से बात करें तो राजा रुद्रचंद ने दोस्तों सबसे पहले हल्द्वानी को जीता और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में क्या करा, बस्तियां बनाना या बस्तियों को बसाना शुरू किया। पहले क्या था, जो हल्द्वानी था ना ये भी पूरा जंगल था, लेकिन रुद्रचंद जब राजा बना तो रुद्रचंद के राजा बनने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले ये हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में क्या हुआ, बस्तियां बननी शुरू हुई। तो प्रश्न अगर आपसे इंपोर्टेंट पूछा था एग्जाम में कि किस चंद राजा के समय पर हल्द्वानी का निर्माण किया गया या किस चंद राजा के समय पर हल्द्वानी में बस्तियां बननी शुरू हुई, तो हो जाएगा रुद्रचंद। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हल्द्वानी के संस्थापक किसको माना जाता है, तो हल्द्वानी का संस्थापक माना जाता है किससे, कमिश्नर ट्रेल को। यह हल्द्वानी को बसाने का श्रेय भी किसे जाता है, यह कमिश्नर ट्रेल को ही जाता है और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह नैनीताल जनपद का ही एक ब्लॉक, विकासखंड या ब्लॉक भी है और तहसील भी है दोस्तों, और इसी के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी है।
ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। चलिए आप और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि यह हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो हल्द्वानी दोस्तों ग्वाला नदी के तट पर स्थित है और कौन सी जनपद में, नैनीताल में स्थित है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, हल्द्वानी एक काफी बड़ा हब है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बमौरी। बमौरी। इसी के साथ साथ ये कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी इसे कहा जाता है। प्राचीन नाम आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, क्या है? बमौरी। इसी के साथ साथ इसको दोस्तों क्या बमौरी कांटा भी कहा जाता है। इसे क्या बमौरी कांटा भी किसे कहा जाता है? हल्द्वानी को ही कहा जाता है बमौरी कांटा। इसी के साथ दोस्तों यह क्या है? राज्य का सबसे बड़ा नगर है। अगला पॉइंट है, यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा और देहरादून के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता दी। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक एवं आवासीय केंद्र है। इसी कारण इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वैसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार दोस्तों काठगोदाम है, लेकिन काठगोदाम के पास में ही ये स्थित है, इस कारण इसको भी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं भाषा में इस हल्द्वानी को क्या कहता है? हल्द्वानी कहा जाता है। हल्द्वानी आप लोगों ने कभी, अगर आप कुमाऊं से हैं, गढ़वाल से हैं, तो अगर आपने नॉर्मल भाषा में सुना होगा तो इसे हल्द्वानी या हल्द्वानी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हल्दू या कदम्ब प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि हल्दू के पेड़ यहाँ पर क्या होते, अधिक मात्रा में मिलते थे और हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण ही इसे हमारा हल्द्वानी या हल्दुवनी कहा जाता था। मुगल इतिहासकारों ने दोस्तों इस बात का उल्लेख किया है कि 14वीं शताब्दी में एक स्थानीय शासक ज्ञानचंद, जिसे हम जानते हैं दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद नाम से, वह जो चंद्र राजवंश से संबंधित था, दिल्ली सल्तनत गया और दिल्ली सल्तनत में उसने भाबर तराई तक का क्षेत्र क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक से भेंट स्वरूप लिया था। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट, आयोग ने भी एग्जाम में पूछ चुका है कि चंद्र राजवंश का पहला राजा जो कि दिल्ली सल्तनत गया कौन था। एग्जामिनर ने पूछा जा चुका है, यूके प्रेस ने पूछ रखा है प्रश्न, तो क्या था दोस्तों? वो था ज्ञानचंद, जिसे हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं और चंद्र राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के नाम से भी इसी गरुड़ ज्ञानचंद को जाना जाता है। अब इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो वो भी इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी। अब ये कहीं कहीं दोस्तों आपको फिरोज शाह तुगलक देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको मोहम्मद बिन तुगलक देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको ये दोनों नोट कर लेने, मोहम्मद बिन तुगलक भी, फिरोज शाह तुगलक भी, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज का यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, तो जो ये हल्द्वानी का क्षेत्र था, इसके बारे में मुगल इतिहासकारों ने उल्लेख किया दोस्तों कि जब 14वीं शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी में यहीं का एक स्थानीय शासक, यानी कि उत्तराखंड का एक स्थानीय शासक ज्ञानचंद, जिसका पूरा नाम क्या था? गरुड़ ज्ञानचंद था, जो कि चंद्र राजवंश से संबंधित था, लेकिन मुगल इतिहासकारों ने कहा कि अहीर राजवंश से संबंधित था। तो अहीर का मतलब हो सकता है कि चंद्र राजवंशी हो, दिल्ली सल्तनत पधारा और उसे तराई भाबर तक का क्षेत्र उस समय के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट स्वरूप मिला। तो प्रश्न आप इंपोर्टेंट ये भी बन सकता है दोस्तों कि तराई क्षेत्र सर्वप्रथम किस चंद शासक के द्वारा लिया गया? तराई भाबर का क्षेत्र किस चंद शासक के द्वारा भेंट स्वरूप लिया गया था? तो था कौन दोस्तों? वो था हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। इसकी काफी लंबी कहानी है, ये आप पीछे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हल्द्वानी भी, हमारा थोड़ा बहुत हल्द्वानी का क्षेत्र भी तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हल्द्वानी में भी काफी बड़ा एक औद्योगिक नगर या व्यापारिक नगर के रूप में जाना जाता है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, मैंने आपको बताया ना, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर के रूप में हल्द्वानी को ही जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से गढ़वाल, कुमाऊं, हर जगह पे क्या व्यापार का सामान भेजा जाता है। इसी कारण दोस्तों ये जो क्षेत्र था, ये तराई क्षेत्र का भी कुछ भाग माना जाता है और इसी कारण ज्ञानचंद को यह क्षेत्र किसने दिया था? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भेंट स्वरूप दिया था। तो ये चीजें आप फिरोज शाह तुगलक, ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ये चंद्र राजवंश में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप दिक्कत मत लीजिए, जब आप वहां पे पढ़ेंगे आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में चंद्र राजा रुद्रचंद, जिसे कहीं कहीं आपको रूपचंद भी देखने को मिलेगा, इस स्थान पर उसने क्या की? बस्तियां बनानी शुरू की। 1834 में दोस्तों विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को बसाया, यानी कि हल्द्वानी को मूल रूप से बसाने का श्रेय क्या जाता है? विलियम ट्रेल को जाता है। इसी कारण हल्द्वानी के संस्थापक के रूप में भी ट्रेल को ही जाना जाता है। तो हल्द्वानी का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो भी हमारा कमिश्नर ट्रेल ही थे। अब 1857 की क्रांति में भी दोस्तों इस हल्द्वानी का काफी बड़ा योगदान था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस क्षेत्र पर थोड़े समय के लिए रोहिलखंड के विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था और रोहिलखंड के विद्रोही में आप कहेंगे काले खां के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर लगभग 200 विद्रोहियों ने क्या किया? हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था और यहां से अंग्रेजों को भगा दिया। और बात होती है 16 सितंबर 1857 की। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय जनता थी, उन्होंने इन रोहिलखंड के विद्रोहियों का या फिर काले खां का या रोहिलखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका क्या क्या साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले जो हल्द्वानी का क्षेत्र था ये भी रोहिलों के अधिकार क्षेत्र में ही था। ठीक है, तो इस कारण वो रोहिलों से उतने ज्यादा खुश नहीं थे। इस कारण स्थानीय जनता ने क्या, रोहिलों का यहाँ पे मदद नहीं करी और उसके ही अगले दिन क्या होता है, फिर रोहिलों ने जिन पर हल्द्वानी पर अधिकार किया था, रोहिलों को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से भगा दिया जाता है। तत्पश्चात सन हेनरी रैमजी द्वारा यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया और 1848 तक इस क्षेत्र को विद्रोहियों से भी मुक्त करा दिया। 1858 तक, ठीक है, 1858 तक इस क्षेत्र को विद्रोहियों से भी मुक्त करा दिया गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पर अंग्रेजों को किस स्थान से भगा दिया गया था? तो हल्द्वानी से। हल्द्वानी से दोस्तों काले खां के नेतृत्व में क्या हुआ? रोहिलखंड से आए थे ये लोग, काले खां के नेतृत्व में विद्रोही आए थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए थे, जिन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन उससे वहां की स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिल पाया, जिस कारण क्या हुआ? अगले दिन ही, उसके ही मतलब कुछ दिनों बाद में अंग्रेजों ने
अपनी हार का बदला लिया और रोहिलखंड को या रोहिलखंड के जो सरदार थे, नवाब थे, काला खां आदि लोगों को यहां से भगा दिया और स्थानीय जनता ने ही अंग्रेजों की इसमें ऐसी मदद की थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के दर्जे से भी दोस्तों ये स्थान हमारा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति में अगर हम बात करें तो एक हल्द्वानी ही था दोस्तों जहां पर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के कारण विद्रोह हुआ था, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था, कुछ समय तक अंग्रेजों को यहां से भी भगा दिया गया था, ठीक है। और इसी 1857 की क्रांति के हल्द्वानी में जो हुआ था ना, हल्द्वानी के आसपास या जो अन्य चीजों में 1857 की क्रांति हुई थी, इसके दमन करने के लिए हेनरी रैमजे जो उस टाइम का क्या था, हमारा कुमाऊं कमिश्नर था, उसने गोरखाओं के लिए रणवीर सेना का गठन भी किया था। क्या रणवीर सेना का गठन भी उसने गोरखाओं के लिए किया था। तो ये चीजें आप इतिहास में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसकी आप अभी दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, कमिश्नर हेनरी रैमजे ने दोस्तों इस शहर में अनेक नहरें भी बनाई थी तथा 1882 में नैनीताल से हल्द्वानी सड़क मार्ग भी करवाया था। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों कि नैनीताल हल्द्वानी सड़क मार्ग का निर्माण किसने कराया, तो कराया था किसने, सर हेनरी रैमजे ने। कब कराया था, 1882 में। और हल्द्वानी में अनेक नहरें किसने बनाई थी, वो भी हेनरी रैमजे ने ही बनाई थी। लेकिन संस्थापक कौन था, हल्द्वानी का संस्थापक वो था ट्रेल था दोस्तों, दूसरा कमिश्नर, ठीक है। हेनरी रैमजे उसके बाद में कमिश्नर बनता है, जो कि 1857 की क्रांति के समय पर रहता है। तो रैमजे ने भी यहाँ पर कई सुधार कार्य किए। सन 1883-84 में दोस्तों बरेली और काठगोदाम के बीच में रेल मार्ग बिछाया गया, कहीं कहीं आपको 1882 भी देखने को मिलेगा। और 24 अप्रैल 1884 के दिन ही पहली रेलगाड़ी, कहीं कहीं आप दोस्तों लखनऊ नहीं होगा, ये होगा रामपुर से क्या पहुंची, हल्द्वानी पहुंची और बाद में रेल मार्ग काठगोदाम तक भी बनाया गया। तो ये प्रश्न, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो 24 अप्रैल 1884 को चली। उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था, वो था हेनरी रैमजे। प्रथम जो हमारी रेलगाड़ी थी कहां से कहां तक चली, तो रामपुर से लेकर हल्द्वानी तक ये रेलगाड़ी हमारी चली थी, ठीक है। तो हेनरी रैमजे के टाइम पे भी यहाँ पे काफी कुछ चीजें हुई। क्या क्या हुई थी दोस्तों, हेनरी रैमजे ने यहाँ पे अनेक नहरें बनाई। इसने क्या किया, यहाँ पर 1857 की क्रांति का दमन किया, ठीक है। और 1858 हुआ था, इसको आप 58 कर लीजिए, 58 तक इस क्षेत्र को विद्रोहियों से मुक्त किया। इसके साथ में इसने क्या किया, नैनीताल से हल्द्वानी तक सड़क मार्ग बनाया। इसने यहाँ पर कई धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इसके साथ साथ हल्द्वानी, रामपुर और काठगोदाम इस क्षेत्र के आसपास में इसने क्या की, सड़कें बिछवाई, नहर बिछवाई और रेल मार्ग बिछवाया। रेल मार्ग बिछवाने के बाद दोस्तों जो हमारी प्रथम रेल है वह कमिश्नर हेनरी रैमजे के ही टाइम पीरियड पर 24 अप्रैल 1884 को चली। कहां से कहां तक, रामपुर से लेकर हल्द्वानी तक, रामपुर से बरेली, बरेली से किच्छा, किच्छा से हल्द्वानी, के किच्छा से लालकुआं, लालकुआं से हल्द्वानी और हल्द्वानी से काठगोदाम तक यह रेल हमारी चली थी। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में काफी पहली बार, मतलब बहुत बार से, कि उत्तराखंड की प्रथम रेल कब चली थी, 24 अप्रैल 1884 को उत्तराखंड की प्रथम रेल हमारी चलती है। और उस टाइम पे कमिश्नर कौन था, कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब की गई, तो 1885 में। ये भी महत्वपूर्ण है, हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट है हल्द्वानी नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो 17 फरवरी 1897 को। 17 फरवरी 1897 को दोस्तों हल्द्वानी नगर पालिका का गठन किया जाता है। कब, 17 फरवरी 1897 को। आगे दोस्तों सन 1899 सन 1899 में यहां पर क्या खोला जाता है, एक तहसील कार्यालय खोला जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि हल्द्वानी में तहसील कार्यालय कब खोला गया, तो 1899 में खोला गया। लेकिन टाउन एरिया कमेटी और नगर पालिका आपको जरूर याद रखना है। टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में और नगर पालिका की स्थापना कब हुई हल्द्वानी में, वो हुई 17 फरवरी 1897 को, ठीक है। 1899 में यहां पर क्या हुआ दोस्तों, तहसील कार्यालय खोला गया तथा इसे नैनीताल जिले के 4 भागों में से एक भाबर का मुख्यालय बनाया गया। नैनीताल जिले के उस टाइम पे माना जाता था 4 भाग थे, जिसमें से एक भाग क्या था, भाबर था। और इस भाबर का मुख्यालय हल्द्वानी को कब बनाया गया, तो 1899 में ही बनाया गया, ठीक है। सन 1901 तक संयुक्त प्रांत के नैनीताल जिले के भाबर क्षेत्र का मुख्यालय हल्द्वानी में ही स्थित था, लेकिन इसके बाद में इसका मुख्यालय यहां से हटा दिया जाता है। तो प्रश्न यहां से क्या बन सकता है दोस्तों कि हल्द्वानी में तहसील कार्यालय सबसे पहले कब खोला गया, 1899 में। अगला प्रश्न बन सकता है कि नैनीताल जनपद के 4 भागों में स्थित भाबर भाग का मुख्यालय किसे बनाया गया था, तो हल्द्वानी को बनाया गया था। कब बनाया गया, ये बनाया गया 1899 और 1899 से 1901 तक क्या था, यह हल्द्वानी में ही स्थित था। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हल्द्वानी दोस्तों कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले की शीतकालीन राजधानी भी हुआ करता था। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट दोस्तों, कुमाऊं मंडल की राजधानी या कुमाऊं कमिश्नरी की राजधानी कहां स्थित थी, या कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहां स्थित था, पहले अल्मोड़ा में, फिर 1854-55 से क्या हुआ, नैनीताल में। मुख्यतः अभी भी कहां है, नैनीताल में स्थित है। लेकिन कुमाऊं मंडल की शीतकालीन राजधानी अगर पूछेगा तो वो थी यहाँ पे हल्द्वानी में, लेकिन फिलहाल तो वही नैनीताल में स्थित है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, हल्द्वानी में स्थित थी। सन 1901 में यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आर्य समाज भवन की स्थापना होती है और 1902 में यहाँ पे क्या हुआ, सनातन धर्म सभा का भी निर्माण किया जाता है। तो हल्द्वानी में आर्य समाज भवन की स्थापना 1901 में, सनातन धर्म सभा का निर्माण 1902 में। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1905 में दोस्तों हल्द्वानी क्षेत्र को क्या गया, अधिसूचित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया और 1907 में ही हल्द्वानी को कस्बा क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो हल्द्वानी को अधिसूचित क्षेत्र का घोषित किया गया तो 1905 में। अब अधिसूचित क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जो कि क्या होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, या आप कह सकते हैं ऐसा क्षेत्र जिस पर सरकार के द्वारा कोई विशेष योजना को लागू किया जाता है, कोई विशेष कार्य किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि अधिसूचित
क्षेत्र, ठीक है। और 1907 में क्या हुआ, हल्द्वानी को कस्बा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों कि हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, तो 22 मई 2011 को हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा दिया गया। नगर पालिका कब बनी थी, 17 फरवरी 1897 को, और नगर निगम कब बना, 22 मई 2011 को। अगला पॉइंट है कि हल्द्वानी में ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति का गठन कब हुआ, 25 मार्च 1995 को यहाँ पर ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति का गठन हुआ। हल्द्वानी के पास में दोस्तों क्या है, गोरा पड़ाव नामक स्थान स्थित है, जहां पर क्या हुआ था, 19वीं सदी के आसपास क्या हुआ था, ब्रिटिश का एक कैंप हुआ करता था, और गोरे लोगों का कैंप होने के कारण ही इस स्थान का नाम क्या बना दोस्तों, गोरा पड़ाव पड़ा। तो इंपोर्टेंट है, गोरा पड़ाव कहां स्थित है, तो ये हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। और गोरा शब्द ब्रिटिश के लिए प्रयोग किया था, गोरे लोगों का पड़ाव या गोरे लोग जहां पर रहते थे उनका रहने के स्थान के नाम पर इसका नाम क्या बना, गोरा पड़ाव रखा गया। इसी के साथ साथ दोस्तों भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो ये हमारा भाबर है, ये किस में आता है दोस्तों, यह जो हमारा हल्द्वानी क्षेत्र है यह भाबर क्षेत्र में आता है, यानी कि यह क्या है, पीडमोंट ग्रेड पर बसा हुआ है, जिसे भाबर कहा जाता है। यह भाबर क्षेत्र में हम पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि तराई क्षेत्र में जो भी नदियां हमारी विलुप्त हो जाती थी या लुप्त हो जाती थी, वह भाबर में आकर फिर से क्या हो जाती है, भूमि में आ जाती थी। यानी कि तराई क्षेत्र में हमारी भूमियां लुप्त हो जाती है और भाबर क्षेत्र में क्या होता है, फिर वो नदियां जो तराई क्षेत्र में लुप्त हो गई थी भाबर क्षेत्र में हमें दिखने लगती है। तो इसी कारण भूवैज्ञानिकों ने हल्द्वानी को पीडमोंट ग्रेड पर बसा हुआ कहा है, जिसे भाबर कहा जाता है, जहां पर पहाड़ी नदियां भूमिगत होकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रकट होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमें नदियां दिखने लग जाएंगी। तराई क्षेत्र में क्या होता है कि नदियां क्या होती है, भूमिगत होकर आती है, और भाबर क्षेत्र में हमें नदियों का स्वरूप दिखने लग जाता है। क्योंकि तराई क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों ना, जब हमारी नदियां बहकर आती है तो अपने साथ में जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह बिछा के लाती है वह तराई में बिछा देती है। तो अब नदियों का जब गर्मियों का टाइम आता है तो नदियों का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहता है, तो जो नदियों का छोटा सा प्रभाव होता है वह उन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर बहता है, जिस कारण क्या हुआ, तराई क्षेत्र में तो क्या था, हमारे काफी कंकड़ पत्थर थे। अब जब वो नदियां भाबर में आती है तो भाबर में बिल्कुल उससे समतल क्षेत्र मिलता है, तो समतल क्षेत्र के कारण जो नदियां तराई क्षेत्र में लुप्त हो जाती है वह भाबर में हमें दोबारा से दिखाई देने लगती है, ठीक है। ये चीजें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे यार काफी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बस इन चीजों को समझते जाइए। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हल्द्वानी है। चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सबसे पुराना और चिकित्सा संस्थान सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान भी हल्द्वानी में ही स्थित है। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा नगर भी दोस्तों हल्द्वानी को ही माना जाता है। और हल्द्वानी में ही क्या स्थित है, उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान क्या, सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान हल्द्वानी में ही स्थित है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि सुशीला तिवारी राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां स्थित है, तो ये हल्द्वानी में ही स्थित है। हल्द्वानी की मंडी ना सिर्फ दोस्तों भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी फल सब्जी और अनाज मंडियों में से एक मंडी के रूप में जानी जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या ये आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, या उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है दोस्तों, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है दोस्तों क्या, हमारा हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी अधिकांशतः कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ भागों के लिए या कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के साथ साथ ही उत्तराखंड का प्रमुख राजस्व केंद्र भी माना जाता है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी हल्द्वानी में, उत्तराखंड का सबसे प्रमुख राजस्व केंद्र ये भी हल्द्वानी में ही स्थित है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और हल्द्वानी में क्या मेमोरियल राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान है सुशीला तिवारी का, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों हल्द्वानी में ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है, बहुत इंपोर्टेंट है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम। कहां स्थित है, यह हल्द्वानी में ही स्थित है। हल्द्वानी से आगे जाकर 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। अगला पॉइंट है, हल्द्वानी में स्मॉल कनॉट पैलेस स्थित है, जिसे दिल्ली के कन्नॉट पैलेस की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है। और इसे लोग दोस्तों स्थानीय भाषा में स्मॉल सीपी के नाम से पुकारते हैं। तो ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि स्मॉल सीपी कहां स्थित है, तो ये हल्द्वानी में ही स्थित है, ठीक है। ये जो हल्द्वानी में ये कनॉट पैलेस है, इसे दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस की तर्ज पर बनाया गया, इसी कारण से स्मॉल सीपी भी कहा जाता है। हल्द्वानी में दोस्तों क्या है, गौला बैराज भी स्थित है, जो कि गौला नदी पर हमारा बना हुआ है, ठीक है। और मेनली हिमालय रामगंगा नदी पर ये बना हुआ, या गौला नदी पर बना हुआ माना जाता है, ठीक है। यह नदी जो है गौला नदी काठगोदाम से होकर भी गुजरती है, और इसी गौला नदी के किनारे पे हमारा क्या स्थित है दोस्तों, इसी गौला नदी के किनारे पर हमारा आप कहेंगे हल्द्वानी भी स्थित है, और काठगोदाम भी स्थित है। रानी बाग भी इसी गौला नदी के किनारे पर स्थित है। और जो गौला नदी है ये रामगंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों गौला पार में क्या है, अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी स्थित है, ठीक है। तो स्थित है मतलब यहाँ पे इसका विकास किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी केंद्र का यहाँ पर विकास किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर को कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी केंद्र कहां स्थित है, तो ये हल्द्वानी
के ही गोलापार में स्थित है। ठीक है, और प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि उत्तराखंड के किस चिड़ियाघर को कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी को कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हल्द्वानी शहर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, हरा नगर भी कहा जाता है। क्या, हल्द्वानी शहर को ही हरा नगर भी कहा जाता है। तो हल्द्वानी से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों वो हमने बात कर लिए हैं। काफी सारे फैक्ट हो गए हल्द्वानी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों को अच्छी तरीके से रिकॉल करना है दोस्तों, और जब आप इनको रिकॉल करेंगे तभी आपको चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट में अगर आपको हल्द्वानी के बारे में फिर से बताऊं तो इंपोर्टेंट क्या है, हल्द्वानी घोला नदी के तट पर स्थित है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हल्द्वानी को बसाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, कमिश्नर ट्रेल को जाता है। हल्द्वानी में हल्दों के पेड़ों की अधिकता थी। हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। हल्द्वानी राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक मंडी है। हल्द्वानी अगर हम कहें उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा शिक्षा हब या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा चिकित्सा हब भी हल्द्वानी ही है। ठीक है, और हल्द्वानी में ही दोस्तों जब हमारी पहली ट्रेन चली थी, कब, 24 अप्रैल 1884 को रामपुर से लेकर हल्द्वानी तक हमारी प्रथम ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में की गई। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर काफी सारे कार्य किए जाते हैं। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा तो सॉरी यहाँ पर क्या किया जाता है, मेनली इसकी स्थापना की जाती है। हल्द्वानी को बसाने का श्रेय ट्रेल को जाता है, लेकिन हेनरी रैमजे ने यहाँ पर 1857 की क्रांति का दमन किया। इसी के साथ साथ में हेनरी रैमजे के टाइम पर ही यहाँ पर सबसे पहले रेलगाड़ी चलती है। हेनरी रैमजे के ही समय पर दोस्तों यहाँ पर नैनीताल से लेकर हल्द्वानी तक का सड़क मार्ग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था चंद्र राजवंश में जो हमारा गरुड़ ज्ञानचंद था उसे यह क्षेत्र क्या मिला था, भेड़ सरोवर मिला था दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे, फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर रुद्रचंद के द्वारा भी कुछ बस्तियां बनाई गई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ में कुछ हमारे अन्य पॉइंट भी है जो कि आपको यहाँ से याद रखने हैं, जैसे कि हल्द्वानी नगर पालिका का गठन 17 फरवरी 1897 को किया गया था। 1905 में इसे अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में घोषित किया गया। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले की शीतकालीन राजधानी भी हुआ करता है। ठीक है, 1899 में यहाँ पर एक तहसील कार्यालय खोला गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ में यहाँ पर क्या है, गोरापड़ाव स्थित है। हल्द्वानी के पास में ही क्या है, ये भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान भी स्थित है चिकित्सा के रूप में, और यह कुमाऊं की या उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। हल्द्वानी में ही इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम स्थित है। हल्द्वानी में ही स्मॉल कनॉट पैलेस स्थित है जिससे स्मॉल सीपी कहा जाता है। हल्द्वानी में ही गोला बैराज स्थित है। हल्द्वानी में ही कार्बन न्यूट्रल जू के रूप में विकसित अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी केंद्र स्थित है, और हल्द्वानी शहर को ही हरा नगर भी कहा जाता है। इतने पॉइंट दोस्तों क्या है, हल्द्वानी से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, और हल्द्वानी कृषि विकास एवं ग्रामीण समिति का गठन 25 मार्च 1995 को किया गया था। तो आज की वीडियो को तो इतना ही करते हैं दोस्तों। हमने आज की वीडियो में काफी चीजें पढ़ी, हमने हल्द्वानी के बारे में काफी चीजें से पढ़ा। हल्द्वानी के साथ साथ में हमने स्नो व्यू पढ़ा, नैनी झील नैनीताल के बारे में पढ़ा, पाषाण देवी मंदिर पढ़ा, नैनीताल राजभवन के बारे में पढ़ा, नैना देवी मंदिर के बारे में पढ़ा, और नैना पीक के बारे में भी हमने काफी विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो को इतना ही करते हैं दोस्तों। आपको सभी चीजों को नोट डाउन अच्छे से करना है और रिवाइज भी करते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।